एवरीवन दोस्तों, आज है 5 अप्रैल 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। आज कुछ डिसेंट से टॉपिक हैं, कुछ थोड़ा रिवीजन के लिए भी हो सकते हैं। जैसे एक सिंबल वाला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह से सिंबल्स को इशू करती है, उसके लिए कौन कौन से रूल्स हमारे पास हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो इस तरह के टॉपिक डेफिनेटली एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा डेमोक्रेसी इंडेक्सेस की हम लोग बात करेंगे कि इंडिया की रैंकिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा कम क्यों हो रही है जब हम लोग डेमोक्रेसी पे रैंकिंग की बात करते हैं। और उनके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, मतलब वो जो इंडेक्स बनाए जाते हैं वो इतने परफेक्ट तो नहीं होते हैं, क्या दिक्कत है उनके अंदर है, तो वो हम लोग बात करने वाले हैं। ये भी अच्छा टॉपिक है। उसके अलावा बेसल नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी समय के बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं बेसल नॉर्म्स, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी वाला सेक्शन। यहाँ से प्रीलिम्स में पहले कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बोरोविंग की जाती है, क्योंकि अभी केरला वाला इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। केरला ने सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल की है कि सेंटर को बोलिए हमें पैसा अलॉट करने के लिए। तो उस केस में बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा बोरो क्यों करती हैं, कितना करती हैं, सेंटर का उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पे कौन कौन से लागू होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है ये भी, फेडरलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक फेडरलिज्म की बात करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव से अच्छा टॉपिक हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो बेसल नॉर्म्स को अगर आप छोड़ दें लगभग लगभग, तो बाकी सारे टॉपिक आपके मोस्टली मेंस के लिए ही हैं। ऑटोनॉमी टू द कॉलेजेस, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन सेक्टर से मेंस के लिए, क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ऑटोनोमस बनाया जाए, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, कौन से चैलेंजेस वो फेस करते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल आपके आंसर के लिए बना बनाया कंटेंट जो है इस आर्टिकल में दिया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, रोज़ हम लोग डीएनए लेके आते हैं आपके लिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक देखिए ये है, हाउ आर सिंबल्स अलॉटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। वैसे तो एक मामला ना कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज के बारे में बात की है। एक पार्टी का नाम है नाम तमिलार काची, एनटी के इसको बोलते हैं। इन्होंने तमिलनाडु में जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, और 2021 में जो वहाँ पे स्टेट इलेक्शन हुए थे, वहां पे इन्होंने 3.9% और 6.5% वोट मिला था। वहीं इनको मिल गया था, माइक का सिंबल मिला था बेसिकली। एक और पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे जिसे कहा जाता है वीसीके। इनको 2019 के जनरल असेंबली वाले इलेक्शन में 1.09% वोट मिला था, और स्टेट में जो है 0.099 मिला था, 1% से भी कम मिला था। उनको कॉमन सिंबल नहीं दिया गया, जबकि एनटीके को कॉमन सिंबल दे दिया गया। अब इसको लेके वहां पे कंट्रोवर्सी है। वीसीके का ये कहना है कि भाई जब हमें 1% से ज्यादा वोट मिली है तो आप हमें सिंबल क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि रूल्स तो यही कहते हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कैसे अलॉट किए जाते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। नेशनल पार्टीज को कैसे दिए जाते हैं, स्टेट पार्टीज को कैसे दिए जाते हैं, जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं। रजिस्टर्ड मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड तो हो, नाम तो आपने लिखवाया हुआ है, लिस्ट भी आपका नाम भी है, लेकिन अभी तक आप अनरिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब ना तो आप नेशनल पार्टी हो ना आप स्टेट पार्टी हो, उन्हें अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहते हैं। तो इनके लिए रूल अलग होते हैं। मतलब आज अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ओपन करूंगा तो रजिस्टर तो मुझे भी कराना पड़ेगा ना। तो पार्टी रजिस्टर्ड तो सारी होती हैं, लेकिन मेरी पार्टी अचानक से आके एकदम स्टेट गवर्नमेंट और या नेशनल पार्टी थोड़ी ना बन जाएगी, तो अनरिकॉग्नाइज्ड रहेगी। उनके लिए रूल थोड़े से अलग होते हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा उसके बारे में बताया गया है हमारे पास। वो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई इलेक्शन सिंबल एक होता क्या है। सीधी सी बात है, देखिए, अगर कोई देश में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो वहां पे तो आपको इलेक्शन सिंबल की जो कोई वैसे जरूरत होती भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए सिर्फ सिंबल दिया जाता है, क्योंकि वहां पे सब लोग पढ़े लिखे हैं, वो कैंडिडेट का नाम देख के ही पहचान जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत लोग अभी इलिटरेट है ना देश में, तो इसीलिए, क्योंकि लोग लिख नहीं सकते पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनको सिंबल दिखाना जरूरी है कि तुम्हें हाथ पे वोट लगानी है, तुम्हें कमल पे वोट लगानी है, तुम्हें साइकिल पे वोट लगानी है, उनको तो देख के ही पता चलता है। राइट। तो एक तो वो चीज होती है, द रिजर्वेशन अलॉटमेंट एंड द रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रल सिंबल किसके द्वारा किया जाता है, सिंबल ऑर्डर इन 1960s। तो 1968 में बेसिकली हम लोगों ने पहली बार इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड द अलॉटमेंट ऑर्डर पास किया था। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी पावर है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं
और रिकॉग्नाइज्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको किस तरह से सिंबल दिया जाए। अब इनके लिए अलग अलग से थोड़ा रूल होते हैं। जैसे जो रजिस्टर्ड पार्टी हैं, रजिस्टर्ड अगर सभी होती हैं, और जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं, इनके लिए तो रूल बहुत सिंपल है। इनको एक रिजर्व सिंबल दिया जाता है, रिजर्व। ठीक है, रिजर्व का मतलब ये होता है कि भाई आपको वो जो रिजर्व सिंबल है आप उसे कहीं भी यूज करिए। ठीक है, वो सिर्फ आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। आप उसे जैसे कोई नेशनल पार्टी है, पूरे देश में वो पार्टी उसी सिंबल को यूज करे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो कोई स्टेट पार्टी है, मान लो कोई यूपी के अंदर एक स्टेट पार्टी है, वो सिर्फ यूपी के अंदर स्टेट पार्टी है, तो यूपी में अगर वो इलेक्शन लड़ रही है तो अपने पर्टिकुलर सिंबल का यूज करेगी। अगर वही पॉलिटिकल पार्टी एमपी में इलेक्शन लड़ रही है तो उसको वो सिंबल यूज करने को नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको अलग सिंबल से लड़ना पड़ सकता है। तो ये कुछ होते हैं। तो नेशनल और पूरे देश में स्टेट पार्टी पूरे स्टेट के अंदर एक ही सिंबल यूज कर सकती है और वो सिंबल किसी और को भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं उनके लिए रूल थोड़ा सा होता है अलग। ठीक है, ये जो कैंडिडेट होते हैं वो कुछ ऐसे लिस्ट होती है सिंबल्स की जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि आज ये एक्स पार्टी को मिल सकते हैं, अगले इलेक्शन में वाई पार्टी को भी मिल सकते हैं। ठीक है, जो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है बेसिकली। इलेक्शन जब भी होने वाले होते हैं तो इलेक्शन से 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है उस सिंबल के लिए। आप अप्लाई करिए, जो पॉलिटिकल पार्टी उस सिंबल के लिए पहले अप्लाई करेगी उसको सिंबल मिल जाएगा। अब हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना सिंबल चेंज करना चाहती हो, जो छोटी पार्टीज होती हैं बेसिकली वो कर भी देती हैं, तो उनको अलग सिंबल के लिए करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बेसिकली इस तरह से किया जाता है। फ्री होते हैं, नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं, ये उन पार्टीज के लिए यहाँ पे रूल होता है। अब ऊपर जो ये मुद्दा है ये वाला, इसमें दिक्कत ये हुई कि जो 2019 और 21 बेसिकली दो इलेक्शन का टाइम दिया जाता है आपको, कोई भी सिंबल अलॉट होता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो दो इलेक्शन के लिए होता है। दो इलेक्शन के बाद तीसरे इलेक्शन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है 6 महीने पहले। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि ये जो एनटी के पार्टी है, इसने जो 2019 और 2021 का इलेक्शन लड़ा वो तो लड़ा माइक के ऊपर, और जो दूसरी पार्टी है वीसी के, इसने जो लड़ा इलेक्शन उसके लिए तो पोर्ट का सिंबल था। अब दिक्कत यह हुई कि जो वीसी के पार्टी है इन्होंने 6 महीने पहले अप्लाई ही नहीं किया, दूसरी पार्टी ने अप्लाई कर दिया पोर्ट के सिंबल के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको दे दिया। कोई नई पार्टी थी उसको पोर्ट दे दिया, जबकि ये पार्टी कह रही है अरे भाई पोर्ट तो मेरा था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा भैया पहले तो ना जाके रूल पढ़िए। रूल ये कहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया जाता है। आप पहले आते तो आपको पहले मिल जाता। ठीक है, अभी कोई और पार्टी है भारतीय प्रजा अंयंका पार्टी बीपीएपी, ठीक है, इनको दे दिया वो सिंबल क्योंकि इन्होंने पहले अप्लाई कर लिया था। तो ये कुछ इशू है। खैर ये पर्टिकुलर इशू आपको याद नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो इसमें फालतू में दिमाग लगाने लगो। आपको सिर्फ मोटी मोटी चीजें पता नहीं चाहिए कि इलेक्शन सिंबल क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो सारी सारी चीजें करके। ठीक है, उसके अलावा जो स्प्लिट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, स्प्लिट हो सकता है किसी के साथ मर्जर हो सकती है, उस केस में क्या होता है, महाराष्ट्र वाले केस की बेसिकली आप बात कर सकते हो, शिवसेना की बात कर सकते हो। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था सादिक अली केसेस, उसमें साफ साफ कहा था कि स्प्लिट के टाइम पे या मर्जर के टाइम पे ओनली अथॉरिटी विच हैज एक्सक्लूसिव पावर इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो अपने हिसाब से जिसको ठीक समझे उसको वो देंगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे कई तरह के बेसिकली क्रिटेरियाज फॉलो करती है। ये कोई हार्ड रिटन रूल कहीं पे भी नहीं है। जैसे अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होती है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और एक होता है लेजिस्लेशन। पॉलिटिकल पार्टी को मतलब जिसके अंदर उसके ऑफिसर्स होते हैं, ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, वो सारी चीजें करके। लेजिस्लेचर मतलब जो उसके एमएलए वगैरह होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो कभी कभी इनको प्रेसिडेंस दिया जाता है, कभी कभी इनको प्रेसिडेंस दिया जाता है। जैसे शिवसेना वाले केस में थे, बहुत सारे एमएलए शिवसेना को छोड़ के उन्होंने अपना सेपरेट पार्टी बना लिया, तो वो जो सिंबल था शिवसेना का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो नई पार्टी को जो कि शिंदे वाली पार्टी है उनको दे दिया। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया फॉलो यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक बनता है वो है व्हाट इज बेसल थ्री एंड गेम। देखिए एंड गेम का मतलब होता है लास्ट, तो ये एंड गेम ना इसको मूवीज टाइप का मत समझो। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड एंड गेम ऐसा नहीं है। एंड गेम बेसिकली जो लास्ट ओवर होता है मैच का वो एंड गेम ही होता है बेसिकली। ठीक है, जो आपको टारगेट अचीव करना होता है।
तो वाई आर द यूएस बैंक्स वर्कड अप अबाउट इट। ये थोड़ा बेसल नॉर्म्स के बारे में है। आपके इकोनॉमी का एक डिसेंट टॉपिक होता है बेसल नॉर्म्स। बेसल बेसिकली जो है एक सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर, और यहाँ पे हेडक्वार्टर है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का। ब्यूरो ऑफ इंटरनेट जो इंटरनेशनल जो सेटलमेंट है ये क्या करता है, इसका ये जिम्मेदारी है कि दुनिया भर में जो बैंकिंग सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। बैंकिंग जो वर्किंग है, ऑपरेशन है, उसका प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन हो, ताकि बैंक्स बैंकरप्ट ना हो और काम ठीक ठाक चलता रहे। हालांकि ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। 2008 के क्राइसिस में सबने इस बात को फुल देख ही लिया था। लेकिन 2008 के बाद ये जो बीआईएस है वो थोड़ा सा और, उसको पता चल गया ना मेरी कमी क्या थी, अब वो थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं। तो बेसिकली बेसल के अंदर वो गाइडलाइंस दी जाती हैं ताकि जो बैंक हैं वो अपनी ओब्लिगेशन को मीट कर सके, उनके जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं उसको अब्जॉर्व कर सके, और लॉस को कम से कम कर सके, और भाई बहुत बुरा ना हुआ तो कम से कम बैंकरप्ट तो ना हो। यानी कि जो उनके एसेट्स हैं, बैंकों का एसेट क्या होता है, बैंकों का एसेट होता है लोन, जो वो आगे देते हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन जो लोग बैंक आगे पैसा देते हैं भी वो सारा वापस तो नहीं आता। इसका मतलब बहुत सारी कैपिटल बैंकों की वो रिस्क पे होती है। अब मेरे पास मान लो बैंक है, मेरे बैंक में 1,000 रुपए पड़े हुए हैं। इन 1,000 में से मैंने 900 रुपीज जो है वो किसी को लोन पे दिए हुए हैं, दो चार लोगों को, ठीक है, टाटा बिरला अंबानी XYZ सबको दिए हुए हैं। अब इन 900 में से सारे थोड़ी ना वापिस आएंगे, ठीक है, हो सकता है मेरे 700 ही वापिस आए। तो ये जो 200 रुपए हैं वो तो मेरे रिस्क में चले गए। अब बाई चांस ये नहीं आए, मान लो कोशिश करूंगा मैं उनको रिकवर करने की, बट नहीं आए, लेकिन ऊपर से जो डिपॉजिटर है, जिसने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, वो तो मांगेगा अपने 1,000 रुपए। लेकिन मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ साहब देखिए मेरे पास तो 700 ये वाले हैं और 1,000 रुपये यहाँ, 100 रुपये यहाँ वाला बचा था, 800 रुपये हैं, प्लीज 800 में काम चला लो, 200 रुपये भूल जाओ। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि ये तो बैंकों की लीगल ऑब्लिगेशन है, उनको देना ही पड़ेगा। तो उस केस में बैंक क्या करें, ताकि ये जो डिपॉजिटर हैं इनका इंटरेस्ट भी बना रहे, ठीक है, और ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर ट्रस्ट भी कर सके, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी की बैकबोन होती है। ये इसके लिए जो है बेसल नॉर्म्स इशू किए जाते हैं। पहला जो बेसल नॉर्म है वो 1988 के अंदर इशू किया गया था, जिसमें जो क्रेडिट क्रेडिट मतलब लोन, क्रेडिट का मतलब लोन ही होता है, कि क्रेडिट रिस्क जो है बैंकों का कम से कम हो, और जो रिस्क है वो कम से कम हो, ये किया गया था। बेसल नॉर्म्स को फिर अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग तरीके से उसको अडेप्ट किया। इंडिया में जो बेसल नॉर्म है वो 1999 मतलब उसके 11 साल के बाद उनको अडॉप्ट किया गया था। अब फिर बात आई है बेसल टू की। फिर 2004 के अंदर थोड़ा सा बेसल के अंदर और स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाए गए, जिसमें यह कहा गया कि जो एसेट्स हैं बैंकों के जो रिस्क पे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 200 रुपये मान लो कि ये रिस्क पे है, इसका कम से कम 8% बैंकों को सेपरेटली रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाई चांस अगर ये भाग भी गए जिन्होंने लोन लिया था, ठीक है, बोरोवर्स, तो कम से कम ये जो 8% है इससे हम लोग अपने क्रेडिटर्स को कुछ तो पैसा दे पाएंगे। तो कई सारी चीजें ऐसी देखी गई जिसकी वजह से बैंक को रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क हो सकता है, कैपिटल रिस्क हो सकता है ना। बैंक भी पैसा इन्वेस्ट करता है, बैंक का बहुत सारा ऑपरेशन होता है, कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन आ गया, रूमर्स फैल गए, तो बैंकों का तो पूरा मार्केट ही डाउन चला गया ना। अब मार्केट डाउन चलेगा तो शेयर मार्केट डाउन चलेगी, उनका शेयर डाउन हो जाएगा, तो इन सबसे नुकसान हो सकता है बैंकों को। बैंक की जो लैंड होती है, जो मशीनरी होती है, कैपिटल होती है ना, उसका भी रिस्क होता है। अचानक से रेट डाउन हो सकते हैं, अप हो सकते हैं, रिस्क तो है हर चीज का। तो इन तीन चीज कैटेगरी को यहाँ पे रिस्क में कैटेगराइज किया गया, और फिर ये कहा गया हर बैंक को कि आपका जो रिस्क है, जितना आपको लगता है कि भाई ये मेरा एनपीए हो सकता है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट दीजिए और मैंडेटरी उसको डिस्क्लोज करिए, ऐसा कहा गया। अब ये नॉर्म्स भी जो है चल रहे थे, फिर बीच में बेसल 3 नॉर्म्स आ गए। बेसल 3 नॉर्म्स को जनवरी 2023 से इंप्लीमेंट होना था। अब सवाल यह है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी है कि आपको पता ही है कि जैसे जैसे बेसल नॉर्म्स आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे ही ये थोड़े से और ज्यादा स्ट्रिक्ट होते रहते हैं। स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये होता है कि बैंकों को कुछ पैसा अपने लिए रिजर्व में रखना पड़ता है। मतलब भागते चोर की लंगोटी से ही बाकी सब, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, इस रिजर्व में से हम लोग कुछ तो वसूली कर सकते हैं ना। अब बात यह है कि जितना ज्यादा बैंक हमारे पास रिजर्व रखेंगे, क्रेडिट देने के लिए उनके पास पैसा उतना ही कम होगा, है ना। मेरे बैंक के पास 1,000 रुपए हैं,
और अगर मैं 1,000 रुपए में से मुझे 300 रुपए अगर रखने पड़े साइड में, गुल्लक में, तो 700 रुपये में क्या ही पैसा कमाऊंगा मैं? नहीं कमा पाऊंगा ना। तो इसीलिए बैंक जो है इनको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते हैं इतना ज्यादा। उनका कहने का भैया ठीक है, जो पहले नॉर्म चल रहे थे उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। उसमें दिक्कत यह है कि 2008 के अंदर जो क्राइसिस आया, वो पहले वाली नॉर्म से ठीक नहीं हो पाए, इसलिए हमें अभी फ्यूचर में ऐसा ना हो, हमें स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए कुछ अमेरिकन बैंक्स हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं, और वो लॉबी कर रहे हैं काफी ज्यादा। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। शुड स्टेट गवर्नमेंट्स बोरो मोर। अब स्टेट्स को देखो यार, पैसा किसको खराब लगता है ना। जितना पैसा कोई मुझे उधार दे दे बढ़िया ही है, उधार देता रहे वापस मांगे ना। ठीक है, 3 साल का कह के उधार लिया था और 30 साल में चुका रहा हूँ, किसको खराब लगेगा? सबको अच्छा ही लगता है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा पैसा बोरो करना चाहिए? ये तो सवाल है। सवाल क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा। इशू क्या हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ। इशू यहाँ पे कई सारे हैं बेसिकली। इशू एक स्टार्ट होता है आर्टिकल 293 से। आर्टिकल 293 क्या कहता है? इट कन्फर्स एक्सक्लूसिव पावर ऑन द स्टेट्स टू बोरो मनी विद इन लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड द लेजिस्लेचर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक्सक्लूसिव पावर देता है कि भैया स्टेट जो पैसा बोरो करेंगे उसमें सेंटर का भी से होता है। आर्टिकल 293 allows यूनियन टू एक्सटेंड लोन्स एंड गारंटीज टू द स्टेट्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट आपको लेना पड़ता है अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा मार्केट से रेज करते हो। देखिए, कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा उठा रहे हैं मान लो, या किसी बैंक से उठा रहे हैं, तो बैंक गारंटी तो मांगेगा ना भाई, फ्री में थोड़ी देगा। अब सीएम साहब ये तो नहीं बोल सकते मेरा बंगला रख लो कोलेटरल के तौर पे, है ना, वो तो अलाउड नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर गारंटी देता है, यूनियन। ठीक है, वो कहते हैं कि चलो ठीक है साहब, ये स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत है, इसको दे दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सेंटर भी कुछ कंडीशन रखता है उस स्टेट के ऊपर जब इस तरह की बात हो जाती है। और वो कंडीशन ये कहता है कि उसको एक डेट देता है कि इस डेट से पहले आप अपना पूरा लोन पिछला चुकता करिए, अगर आप फ्यूचर में मुझसे पैसा लेना चाहते हो तो। बहुत सारे केस में स्टेट्स ये नहीं कर पाते हैं, तो सेंटर इसीलिए फर्दर बोरोइंग के लिए अपनी गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि उनकी आउटस्टैंडिंग होती है, पिछले वाला उनका कर्जा बचा होता है। तो ये है केस 293। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से पैसा बोरो नहीं कर सकते। ऐसे तो सारे स्टेट बोरो करने लगेंगे, ये दिक्कत है। दूसरा, बोरोड बाय द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। अब देश में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिसको यूनियन गवर्नमेंट चलाती है, बहुत सारी ऐसी जिसको स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट वाली कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट कई बार उनसे भी बोरो कर सकती है, या वो कंपनीज भी बोरो कर सकती हैं बैंकों से स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं नहीं, अगर कोई स्टेट ओन्ड कंपनी भी अगर पैसा बोरो करती है आरबीआई से किसी बैंक से, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट की ही बोरोविंग माना जाएगा, उसे उस पर्टिकुलर कंपनी की बोरोविंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो स्टेट ओन्ड है। प्राइवेट कंपनी होती तो बात अलग है। ठीक है, ये कुछ बात यहाँ पे बोली गई है। उसके अलावा फिर हमारा जो एफआरबीएम एक्ट है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, जिसके अंदर एक कैप रख दी गई। कैप ये रखी गई कि भाई सेंटर एंड द स्टेट जनरल गवर्नमेंट डेट और द सम टोटल ऑफ द डेट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एट 60% ऑफ द जीडीपी। स्टेट हो चाहे सेंटर हो, अपनी जीडीपी का 60% से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, तो दे कैन नॉट बोरो मोर देन 60% ऑफ इट। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वाई लिमिट द डेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर का यहाँ पे क्या आर्गुमेंट है? क्यों नहीं चाहते हम लोग सेंटर स्टेट्स अपनी मर्जी से बोरो करें? क्या कहना है उनका? उनका कहना है भैया देखिए, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कानून से तो ऊपर कुछ नहीं होता। हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और हमारा जो कानून है एफआरबीएम एक्ट 2018, ये रिकमेंड करता है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं खरीद सकते। तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं ना, ये तो कानून कह रहा है, कानून को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। दूसरा है इंटरेस्ट बर्डन। यूजिंग सब्सटेंशियल रिसोर्सेज फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द प्रीवियस डेट रिड्यूसेस गवर्नमेंट फंड्स अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्रिटिकल पब्लिक सर्विसेज।
अगर सरकार इतना ही पैसा खरीदती रहेगी, बैंकों से लेती रहेगी, तो एक तो बात यह है कि देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सारा ही स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर लेगी तो सेंटर के लिए कुछ, प्राइवेट के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? दूसरी बात, अगर स्टेट गवर्नमेंट इतना पैसा ले रही है, बोरो कर रही है, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। आप जैसे पंजाब की हालत देख लीजिए, पंजाब जितना पैसा बोरो कर रहा है, पंजाब की जीडीपी का 56% तो पुराने लोन का कर्जा चुकाने में, ब्याज चुकाने में ही चला जा रहा है, इंटरेस्ट। तो आप नई इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करोगे आप? आपका सारा खर्चा ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जा रहा है। ये तब होता है जब स्टेट अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बोरो करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, और इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेट आपके ऊपर हो जाता है कि आपकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट में। आप पुराना कर्जा नहीं चुका पा रहे हो तो नई बोरोइंग तो भूल ही जाओ, क्योंकि आपका स्टेट गवर्नमेंट मिसमैनेज कर रही है फाइनेंस को। उसकी वजह से आपकी स्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। केरला के साथ यही दिक्कत चल रही है। केरला ने अपने लिमिट से काफी ज्यादा, क्योंकि केरला में जो है कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहाँ पे सोशल जो सर्विसेज है उनके ऊपर काफी ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट पैसा जो है खर्चा करती है, और प्राइवेट सेक्टर को उतना ज्यादा प्रमोट वहाँ पे नहीं किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली। जिसकी वजह से वहां पे फंड का मिसमैनेजमेंट हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन की है, उनका कहना है कि स्टेट की मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदारी सेंटर की नहीं है। स्टेट को चाहिए कि वो अपने फंड्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे। अगर नहीं कर पा रही है तो ये नहीं कह सकते सर हम लोग तो बोरो ही करते रहेंगे, क्योंकि बोरो करना, एक स्टेट अगर बोरो करेगा तो ये पूरे सारे स्टेट्स को सिग्नल जाएगा कि भैया मिसमैनेजमेंट करते रहो, बोरोइंग तो हो ही जाती है। राइट। डाउनग्रेडिंग ऑफ द क्रेडिट रेटिंग, सीधी सी बात है। आपके पास इतना कर्जा चढ़ा हुआ, इनकम आपके पास है नहीं, तो क्रेडिट रेटिंग तो डाउन जाना ही जाना है। आम आदमी की जाती है तो स्टेट्स की भी जाएगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है। एक्सेसिव बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक कैन लीड टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द मार्केट। मनी सप्लाई लीड्स टू इन्फ्लेशन, ये तो सबको पता है। मार्केट में पैसा ज्यादा आए जाएगा भयंकर तरीके से, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। सबकी जेब में पैसा आ जाएगा तो एक अनार सौ बीमार, है ना। सबकी जेब में पैसा आ जाएगा, सबकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, सब ज्यादा पैसा पे करने लगेंगे। अब मार्केट में मान के चलिए आप, एक ही मोबाइल फोन है, ठीक है, एक मोबाइल फोन है, खरीदने वाले 10 लोग हैं, और सबकी जेब में पैसा है। तो मैं कहूंगा भैया ये जितनी कीमत मैं दुकान का ओनर हूं, मैं कहूंगा ये 500 रुपये में दूंगा। कोई कहेगा अरे नहीं सर 500 में, ये कहेगा मैं 550 में लूंगा, ये कहेगा नहीं मैं 600 में लूंगा, कहेगा 700 में लूंगा। तो कंज्यूमर, तो दुकान वाला क्या करेगा? वो पहले से ही 1500 रुपये चार्ज करेगा, क्योंकि उसको पता है सबके पास पैसा है, सब ज्यादा पैसा पे करने वाले हैं। तो इन्फ्लेशन इसीलिए तो बढ़ता है। तो फिजिकल रिप्रेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ठीक, कमर्शियल बैंकों का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कमर्शियल बैंकों के अंदर इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं इन्वेस्टर्स एंड ऑल दैट। तो वो एक इशू है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खर्च, देख स्टेट गवर्नमेंट्स का ये आर्गुमेंट है कि हमारा हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है, हमारे पास इनकम कम है, तो हम लोग क्या करें, बोरो तो करना ही पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट्स का आर्गुमेंट है, और बात उनकी सही भी है। अगर हम लोग सोशल सर्विसेज पे देखें, सोशल सर्विस मतलब हेल्थ एजुकेशन की बात कर सकते हैं। सोशल सर्विसेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा हुआ 2022-23 में, वो था 2230 बिलियन रुपीज। ये यूनियन गवर्नमेंट का खर्चा है। और आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट का कितना है? 19,182 बिलियन। क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही, ये क्या है, स्टेट सब्जेक्ट हैं, यूनियन सब्जेक्ट नहीं है। सेंट्रल के कंपैरिजन में स्टेट्स 8 से 10 गुना ज्यादा खर्चा करते हैं इन सोशल सर्विसेज पे। तो भाई खर्चा ज्यादा होगा तो बोरोइंग तो करनी पड़ेगी। बोरोइंग आप करने नहीं देते हो और मुझे कहते हो खर्चा करते रहो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है। उसके अलावा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी होता है। आपको सड़कें बनानी है, रोड बनानी है, इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडी देनी है ना, एग्रीकल्चर पे भी खर्चा करना है, सोशल सर्विसेज पे भी खर्चा करना है। तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी आपको करना पड़ता है, तो पैसा तो आपको चाहिएगा चाहिएगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें तो 2004-05 में दैट वाज 8.8%, जो अब हो चुका है 12.5% 2021-22 में। तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है,
लेकिन बीच में हमारा जीएसटी भी आ गया। जीएसटी आने से क्या हुआ, स्टेट्स की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी वो थोड़ी कम हो गई। तो एक तरफ तो खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके इनकम के रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि हम आपको बोरो भी नहीं करने देंगे क्योंकि रूल ये नहीं कहता है, और रूल भी आपने ही बनाए हैं। इन सारी चीजों की वजह से ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना एडिटोरियल। यूनिवर्सिटीज मस्ट बज ऑन कॉलेज ऑटोनॉमी नज। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 10 20 50 कॉलेज हो सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स रूल वगैरह बनाती है, और ऊपर से हमारे पास है फिर इवन यूजीसी। ठीक है, यूनियन ग्रांट्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ से रूल बन के आते हैं, रेगुलेशंस बन के आते हैं। वो रेगुलेशंस इन यूनिवर्सिटीज के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, और इनके अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं उनको भी फॉलो करवाती है ये यूनिवर्सिटी, है ना। रिकॉग्निशन देना है, सिलेबस अप्रूवल करना है, वो सब चीज़ें, फीस वगैरह सब कुछ यहाँ से चलता है। अब ये जो कॉलेज हैं, बिकॉज वो यूनिवर्सिटीज के अंडर में है और यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो हम उन्हें ऑटोनोमस कॉलेज नहीं कह सकते। ऑटोनोमस कॉलेज वो होते हैं जो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी इनको रिकॉग्निशन तो यूनिवर्सिटी ही देती है। अब मान लीजिए इस कॉलेज की डिग्री तो यूनिवर्सिटी की काउंट होगी ना, लेकिन ये ऑटोनोमस होते हैं इन द सेंस कि वो अपना सिलेबस खुद डिजाइन कर सकते हैं। अपने कॉलेज में कौन सा कोर्स वो लॉन्च करना चाहते हैं, चल पढ़ाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। फैकल्टीज को अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हायर कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। लेबोरेटरीज वगैरह अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कर सकते हैं। एडमिशंस का प्रोसीजर जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये कॉलेज को जब सारी फ्रीडम मिल जाती है इस तरह की, फीस भी अपने हिसाब से कर सकते हैं इवन, उसको कहते हैं भैया ये कॉलेज जो है ऑटोनमस है। और ऑटोनॉमी के क्या बेनिफिट हैं, देखिए हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑटोनॉमी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आर्टिकल जो है वो ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है। आर्टिकल कहता है कि ऑटोनॉमी के क्या बेनिफिट हैं। इनका कहना है कि देखिए इससे ना इनोवेशन बढ़ता है, एकेडमिक क्वालिटी इंप्रूव होती है, जो इंस्टीट्यूशन है उनकी एक्सेलेंस बढ़ती है। अब इंडिया में जो टॉप 10 कॉलेज हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से, उनमें से 5 कॉलेज ऐसे हैं जो कि ऑटोनमस हैं। इंडिया में अगर आप टॉप 100 कॉलेज उठाइए, उनमें से 60 से 70% कॉलेज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऑटोनमस हैं। इसका मतलब ऑटोनॉमी बढ़ने से आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, आपकी एक्सेलेंस बढ़ रही है। ऑटोनॉमी होने से क्या होता है, ये जो कॉलेज होते हैं वो अपने करिकुलम को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से, स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से। अब मान लो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड एम्प्लॉयज की, लेकिन कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ही नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उसको लॉन्च ही नहीं किया। तो भाई इंडस्ट्री को चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, और यहाँ से जा रहे हैं नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले। तो आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऑटोनॉमी कॉलेज, जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, वो ये सब चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से अपना सिलेबस, कोर्स, लेबोरेटरीज, एक्सपर्ट्स, वो सब ये लोग कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूड की जा सकती है, जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन टीचिंग, राइट, कुछ भी हो सकता है। रिसर्च इनिशिएटिव वगैरह लिए जा सकते हैं। जो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं वो ज्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, क्योंकि वो काम सब खुद कर रहे हैं। अभी उनके ऊपर कोई थोप नहीं रहा है, खुद डिसीजन ले रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल भी होते हैं। एफिशिएंसी तो बढ़ती ही है। वहाँ का जो स्टाफ होता है, वहाँ का कॉलेज होता है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड वाली फीलिंग आती है। जैसे जैसे आईआईटीज हो गए, आईआईएम्स हो गए, सब ऑटोनोमस ही हैं। इनके अंदर फीलिंग आती है सेंस ऑफ प्राउड वाली। तो मन लगा के काम भी करते हैं। फैकल्टीज भी मोटिवेट रहती हैं वहां पे, उनको पता है भाई नई नई चीजें इनोवेट हो रही हैं। तो ये तो बेनिफिट है, ऑफ कोर्स है। चैलेंजेस भी हैं साथ के साथ। अब जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहती है कि फ्यूचर में इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को ऑटोनॉमी मिले। और अभी यूजीसी ने लास्ट ईयर एक गाइडलाइंस इशू की थी, और ये कहा था कि जो कॉलेज ऑटोनॉमी लेना चाहते हैं अप्लाई करें। इंडिया में 550 से ज्यादा कॉलेजेस ने ऑटोनॉमी के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब मिलेगी नहीं मिलेगी वो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है तो थोड़ा स्लो ही चलता है। बट एनीवेज वो सिनेरियो है। लेकिन ये जो कॉलेज है जिन्होंने ऑटोनॉमी के लिए अप्लाई किया है, वो काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं। पहले तो बात यह है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं
ठीक है, दे इम्पोज लिमिटेशंस ऑन द एक्सटेंट ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू द कॉलेज। ये नहीं चाहती कि उनके अंडर जो कॉलेज है उनको ऑटोनॉमी मिले। अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहती भी है, मान लो ऑटोनॉमी मिले, तो ये नहीं चाहती कि 100% ऑटोनॉमी मिले। जैसे मान लो कोई कॉलेज अपना सिलेबस चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी क्या कहेगी, नहीं नहीं नहीं, आप 20-25% कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा सिलेबस मैं आपको चेंज नहीं करने दूंगा। तो ऑटोनॉमी मिली भी तो क्या ही मिली, आधी अधूरी मिली, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यस। तो करिकुलम डेवलपमेंट हो, एकेडमिक इनोवेशंस वगैरह हो, जो इसकी वजह से वो हिंडर होती हैं, क्योंकि आपके पास आधी ऑटोनॉमी है। आप दुनिया के सामने तो ऑटोनोमस कॉलेज हो, लेकिन डिसीजन आप ले नहीं पा रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको लेने नहीं दे रही है। बहुत बार ये जो ऑटोनॉमी की जो रिकॉग्निशन होती है वो यूनिवर्सिटीज के द्वारा या सिस्टम के द्वारा डिले कर दिया जाता है। तो पूरा डिमोटिवेशन पूरा हो जाता है उनका। ठीक है। उसके अलावा, इवन दो द यूजीसी गिव्स कंप्लीट ऑटोनॉमी टू अ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट रिलक्टेंस टू सील द कंप्लीट ऑटोनॉमी टू द कॉलेज। अगर यूजीसी किसी कॉलेज को ऑटोनॉमी दे भी देती है, तो वो जो यूनिवर्सिटी होती है जिसके अंडर में कॉलेज होता है, वो उसको पूरा ऑटोनॉमी नहीं देती है। चाहे वो सिलेबस डिजाइन के बारे में बात हो, नया कोर्स लॉन्च करने के बारे में बात हो, कोई नया टीचिंग मेथड इवॉल्व करने के बारे में बात हो, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करने की बात हो। अब कोई कॉलेज ऐसा हो सकता है वो बोलेगा भैया मैं तो स्टूडेंट्स को मार्क्स ही नहीं दूंगा। ठीक है। कोई ऐसा कॉलेज हो सकता है जो बोलेगा 50% थ्योरी होगी और 50% जो है वो प्रैक्टिकल होगा। ऐसा हो सकता है। और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो तो इंटरनल जाएंगे। ये सब चीजें यूनिवर्सिटी नहीं करने देती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो है कुछ फीस इंपोज कर दें अफिलिएशन के लिए, आप ऑटोनॉमी चाहिए तो मुझे पैसा दो, करप्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। राइट। अब ये तो चैलेंज है, इनको कैसे दूर किया जा सकता है? सीधी सी बात है, यूजीसी की जो 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 उनकी गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है। ऑटोनोमस कॉलेज के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क जो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। यस। उसके अलावा, यूनिवर्सिटीज मस्ट एम्ब्रेस द कल्चर ऑफ ट्रस्ट। यूनिवर्सिटीज को कॉलेज पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉलेज को यूनिवर्सिटी पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। ये दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, ये एक साथ मिलकर ही काम करें हायर एजुकेशन के लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए, इकोनॉमी के लिए। राइट। तो ये ट्रस्ट तो जरूरी है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा आर्टिकल है। ठीक है। जिस आर्टिकल में मैंने आपको पहले ही बताया था, इश्यूज होते हैं, सॉल्यूशन होता है, वो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो आर्टिकल हमेशा मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे गाइडलाइंस थी, एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक मिशन है। उस ठीक है, उस मिशन को पूरा करने के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी चाहिए अपने को। और अलग अलग, जैसे इट्स लाइक अ मूवी ना हो, मूवी का एक ऑब्जेक्टिव होता है भाई गजनी में उसको बदला लेना है, लेकिन बदला लेने के लिए बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। उनको कैसे दूर करता है, कैसे अल्टीमेटली अपने गोल सॉल्यूशन तक पहुंचता है। और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी हैं। ये एक स्टोरी की तरह आप इनको समझोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।